नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ बीती हुई इस करुण घटना को सुनकर आपके भी रुआंटे खड़े हो जाएंगे। मैं उस वक्त रास्ते के किनारे बैठकर जोर जोर से रो रही थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझ में एक और कदम चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं कितने ही घंटों से रास्ते पर भटक रही थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने शहर वापस जा सकूं, और ना तो मेरे पास बात करने के लिए कोई मोबाइल फोन था, ना ही कोई दूसरी सहूलियत थी कि जिसके जरिए मैं अपने परिवार से बात कर सकूं। ये इलाका बहुत सुनसान था। यहाँ बहुत कम घर थे, और उन घरों में रहने वाले जो लोग थे उनके दिल तो पत्थर के थे। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक घर पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। तो वो गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर तक तो वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ देखती रही और फिर मुझसे कहने लगी कि तू वही नालायक औरत है ना, जिसे उसकी सास ने बातें सुनाकर घर से निकाल दिया है। उसकी बात सुनकर मैंने आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं वहीं उसके दरवाजे के आगे ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। दोबारा जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे एक लात मारते हुए कहा कि अपनी ये मैली काया यहाँ से लेकर चली जा। इस सोसाइटी में तेरे जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं। तेरे जैसी औरत सिर्फ अकेले ही बदनाम नहीं होती, बल्कि दूसरों की बेटियों का नाम भी खराब करती है। मैं उस बूढ़ी औरत से कहना चाहती थी कि उन्होंने मेरे बारे में जो भी सुना है वो बिल्कुल गलत है, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और चुपचाप वहां से उठकर फिर से चलने लगी। मुझे चलते चलते बहुत वक्त गुजर चुका था। मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी और मेरा गला पानी की प्यास से सूख रहा था। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर तक मैं उसी हालत में जमीन पर बैठी रही। उस दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास एक गाड़ी आकर खड़ी हुई है। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने खड़ी औरत को देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं दंग रह गई। मैं बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसका चेहरा उसी भिखारन जैसा था जिसकी कुछ साल पहले मैं मदद करती थी। मुझे देखकर वो हंसने लगी और कहने लगी, क्या हुआ बेटा, लगता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं वही हूँ, वही भिखारन जिसकी कुछ साल पहले तू मदद करती थी, जिसे तू खाना खाने के लिए पैसे देती थी। फिर मैंने एक नजर उसकी गाड़ी पर डाली। वो नए मॉडल की गाड़ी थी, साथ में ड्राइवर भी था जो उसके पास ही खड़ा था। चल अब गाड़ी में आकर बैठ, मैं तुझे सारी हकीकत बताती हूँ। मैं जल्दी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। इस वक्त मैं किसी भी तरह से इस इलाके से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके के लोग हद से ज्यादा निर्दयी थे। उन्होंने मुझे जलील करने में कोई कमी नहीं रखी। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। मैंने उस औरत से पूछा कि आपके पास ये सब कैसे आ गया और आप इतनी अमीर कैसे बन गई। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच जाती तब तक तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। घर जाने के बाद तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और तेरी हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। उसने मुझे सब्र करने को कहा और खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरी उस वक्त भूख से बहुत खराब हालत थी। उसे पता चल गया। उसने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी और अपने ड्राइवर को खाना लाने को कहा, और थोड़ी ही देर में मैंने पेट भर के खाना खाया। जब मैं उसकी हवेली में पहुंची तो मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो एक खूबसूरत हवेली थी। मैंने अपने पूरे जीवन में इससे सुंदर हवेली कभी नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे उसकी कोई लॉटरी लगी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। ऐसा राज जिसके बारे में मैं जानकर दंग रह जाऊंगी। उस हवेली में चारों तरफ नौकर चाकर थे जो जल्दी जल्दी हवेली में काम कर रहे थे। जिज्ञासा की वजह से मेरी हालत खराब थी। अब तो मुझे बताओ कि आपके पास ये सब आया कैसे, और ये भी बताइए कि आपने मेरी मदद क्यों की। सबसे पहले मैं तेरे दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। मैं तेरा इम्तिहान ले रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और गुस्से से पूछा, इस बात का मतलब क्या है। मुझे गुस्से में देख वो मुझे शांत रहने के लिए इशारा करने लगी और कहने लगी
कि इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन और फिर जिस हकीकत के बारे में उसने मुझे बताया उसे सुनकर मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो तो ऐसी निकलेगी। तेज़ गर्मी की दोपहर थी। मैं अपने सिर पर रजिस्टर रखकर खुद को सूरज की तपस से बचाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं जल्दी स्कूल में से निकल गई थी। अभी तो मैं रास्ते में ही थी कि एक भिखारन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ईश्वर के नाम पर मुझे थोड़े पैसे दे दे। ये वही भिखारन थी जिसकी कल भी मैंने मदद की थी। उसको देखने से और बोलने के तरीके से वो एक अच्छी औरत जैसी लग रही थी। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो एक बहुत ही मजबूर औरत है, इसलिए वो भीख मांगने के लिए घर से निकली है। मैं भी कुछ कहे बगैर उसकी मदद कर देती थी। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, चाची की गुस्से वाली आवाज मेरे कान में पहुंची। अब मैं ज्यादा इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका होना मेरे लिए नागवार है। या तो उससे कहो कि वो यहाँ से निकल जाए, या तो फिर उसकी किसी विकलांग से शादी कर दो, क्योंकि उसकी शादी किसी अच्छे घर में की तो दहेज देना पड़ेगा और मेरे पास दहेज के पैसे नहीं है। चाची की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी भी मुझसे खुश नहीं रहती थी। अब तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अपनी पूरी सैलरी चाची को दे देती थी। 2-3 दिन तो अच्छे से गुजर जाते थे, लेकिन उसके बाद उनका बर्ताव फिर से खराब हो जाता था। मैं पूरे महीने उन 2-3 दिनों के बारे में ही सोच के गुजार देती थी। ठीक है, 2-3 दिन के लिए ही सही, चाची का बर्ताव तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दादी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। चाची ने मुझे देखा तो कहने लगी, लो आ गई राजकुमारी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोका। मैं जानती थी कि इन पत्थर दिल लोगों के सामने रोऊंगी तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अभी मैं किसी के भी साथ बात करने की हालत में नहीं थी। इससे पहले कि मैं अपने रूम में जाती कि चाची मुझसे कहने लगी, तो कब जा रही हो इस घर को छोड़कर। मैंने रूम में पैर ही रखा था कि मुझे मंजू आंटी की आवाज आई। मंजू आंटी हमारे मोहल्ले की सबसे नामचीन स्त्री थी। उनके पास हर घर की खबर रहती थी और वो जिस घर में जाती थी वहां बवाल हो जाता था। वो उत्साहित होकर घर के अंदर आई और मुझे आवाज देते हुए कहने लगी, अरे बदकिस्मत, तेरी किस्मत चमक गई है। और फिर चाची से बात करते करते कहने लगी कि मैंने तेरी सबसे बड़ी परेशानी का हल निकाल लिया है। रूम में जाने के बदले में वापस बाहर आ गई और मंजू आंटी की आगे की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो लोग 8 दिनों के अंदर मेरी शादी की बात कर रहे थे। मैंने आश्चर्य से उनके सामने देखा और उनसे पूछा, आपको इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ से मिल गया? तू ये सारी बात छोड़, तू सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि इतने अच्छे घर में तेरी शादी हो रही है। लड़का बहुत बड़ा प्रोफेसर है और इसके अलावा भी उसके पिता की बहुत जायदाद है, लेकिन बेचारे के साथ एक परेशानी हो गई है। जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की घर छोड़कर भाग गई है। अब वो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे कह रहे थे कि मैं किसी अच्छी लड़की के साथ उनके बेटे की शादी करवा दूं। तो मेरे दिमाग में हमारी प्यारी बेटी के अलावा किसी और का चेहरा नहीं आया। मंजू आंटी खूब प्यार से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ चाची की आंखों में भी चमक आ गई। वो जल्दी से दादी के पास इस बारे में बात करने गए और उनसे कहने लगे कि हमें तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। दादी ने चाची से हाथ जोड़कर कहा कि पहले उनकी थोड़ी छानबीन तो कर लो कि वो कैसे लोग हैं, उसके बाद तय करेंगे कि हमें रिश्ता करना चाहिए या नहीं। दादी की बात सुनकर मैंने चैन की सांस ली। एक वही तो थी जिन्हें मेरी फिक्र थी और मुझे अच्छी तरह समझती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि अगर दादी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो चाची मेरे साथ क्या करती। दादी की वजह से ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने में सफल हो पाई थी। हकीकत में दादी ने दादा की पेंशन संभाल कर रखी थी और वह सारी पेंशन फिर मेरी पढ़ाई में लगा दी थी। मैं उनका जितना एहसान मानूं कम है।
ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं शाम को ही उन लोगों को बुला लेती हूँ। उन्होंने प्रश्नार्थ नजरों से दादी की तरफ देखा तो दादी ने भी उन्हें मंजूरी दे दी। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मैं अपने रूम में वापस चली गई और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी कि ना जाने मेरे नसीब में क्या लिखा है और ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन जब मैं फिर से स्कूल गई तो प्रिंसिपल साहब मेरी आंखें देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है, क्या तुम सारी रात रो रही थी। उनकी बात सुनकर मैंने उनकी तरफ हैरत से देखा। ये इंसान मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखता है और उनकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी निजी जिंदगी में हद से ज्यादा दखल दे। मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाती थी और मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रिंसिपल साहब के साथ ज्यादा घुल मिल जाऊं। मैंने उनसे कहा कि ये आपका मामला नहीं है, बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। उस समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और कहा कि लगता है कि कोई मुझसे नाराज है। अब यहाँ मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था और मैं उनसे कहने लगी कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आखिरकार मेरे साथ इतने प्यार से पेश आने का मतलब क्या है। मैं भी दूसरी टीचरों की तरह एक टीचर हूँ। अच्छा होगा कि मेरे साथ भी वैसा बर्ताव रखें जो दूसरी टीचरों के साथ रखते हैं। मुझे किसी भी तरह से बहकाने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने गहरी सांस ली और थोड़ी देर में ही गंभीर बन गए। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले से बताना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपनी माँ को मना लूँ। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और मुझसे कहा कि हाँ, मैं हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले दिन से ही बहुत पसंद करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था तभी से मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे पहले अपनी माँ को मनाना होगा। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है क्या? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पर मेरी उम्मीद टूट गई। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि अगर आप मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आ सकते तो मुझसे इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक शादी का सवाल है तो मेरा एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरी शादी हो जाए। उन्होंने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे आगे अपने प्रेम का इजहार कर रहा हूँ और तुम हो कि जुदाई की बात कर रही हो। आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकते। आप मुझे उस वक्त अपने दिल की बात बता रहे हैं जब मेरे लिए ये सब शक्य ही नहीं। या तो आप शाम को ही मेरे घर रिश्ता लेकर आए या तो फिर ये सब भूल जाइए। मैंने उनसे साफ सुथरी बात की और जल्दी से अपने क्लासरूम में चली गई। मेरी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थी। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मैं ज्यादा वक्त तक स्कूल में नहीं रुक सकी और मैं फिर से घर की तरफ निकल गई कि तभी मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो उस वक्त बहुत परेशान नजर आ रही थी। ये तो वही औरत थी जो हर रोज मुझसे खाने के लिए पैसे मांगती थी। मैं रोती हुई उसके पास गई और उसके पास बैठकर उसे कहने लगी, मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वो भी बिल्कुल खामोश होकर मेरी तरफ ध्यान से देखती रही और मुझसे पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से स्कूल में पढ़ाती हूँ। जब मैंने स्कूल के प्रिंसिपल को पहली बार देखा था तब से ही वो मुझे बहुत पसंद आए थे। तब मेरे दिल से यही निकला था कि ये इंसान मेरी तकदीर बन जाए। अभी वो अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं और मुझे राह देखने को कह रहे हैं, जबकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो उस औरत ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा रिश्ता किसी दूसरी जगह पक्का हो गया है? उस औरत की बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और मुझसे कहने लगी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं? मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मेरे पर्स में से पैसे निकालकर उसे दे दिए। तो उसने कहा, मुझे मेरे बच्चों के लिए भी थोड़े पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़े और पैसे दे सकती हो? मैंने इस बार भी चुपचाप पैसे निकाल कर दे दिए। अब मेरे पास वापस जाने का किराया भी नहीं था।
पर मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। ना जाने क्यों हर औरत, वो औरत मुझे मेरे अपने जैसी लगती थी। ऐसा लगता था कि मेरा उस औरत के साथ कोई गहरा रिश्ता है। मैंने आज से पहले भी कितने ही लोगों की मदद की थी, लेकिन उस औरत की मदद करने के बाद मुझे अंदर से खुशी महसूस होती थी। मैं चुपचाप उसके पास से उठकर अपने घर वापस आ गई और जैसे ही घर में पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सामने अनजान लोग बैठे हुए थे। मेरी चाची बहुत प्यार से एक औरत के गले लग रही थी। जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति और सास है। अपने होने वाले पति को देखकर कुछ वक्त के लिए मेरा मन डर गया, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा उम्र वाला था, जबकि मुझे हमेशा से अपनी उम्र के ही लड़के पसंद है। इस वक्त मेरे मन ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा है। और मैं इस बात को भी भूल गई थी कि इस वक्त मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं किसी और की दया पर हूँ। जब वो लोग यहाँ से चले गए तो चाची मुझे मिठाई खिलाने लगी और मुझे कहने लगी, बधाई हो, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। चाची की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने दादी से पूछने की कोशिश की तो दादी ने मुझे अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा किया। मैं ना चाहते हुए भी चुप रह गई। जब चाची वहां से चली गई तो दादी के पास गई और उनसे पूछा कि आप ये सब कैसे कर सकते हो? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इतनी ज्यादा उम्र वाले आदमी से शादी नहीं कर सकती। देख बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। तू अपनी चाची को बहुत अच्छी तरह जानती है। वो तेरी किसी भी अरे गहरे से शादी कर देगी और तुझ पर जरा भी दया नहीं करेगी। मैं इन लोगों से मिली हूँ और ये लोग तेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं। मुझे यकीन है कि तुम वहाँ बहुत अच्छे से रहोगी। वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। तेरी सास मुझे बहुत मजबूर लग रही थी। वो मुझसे बहुत मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी कि मैं एक बार रिश्ता पक्का कर दूं। उसके बाद वो हमें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। दादी भी इस रिश्ते के लिए राजी है, ऐसा लग रहा था। और फिर वो बहुत देर तक मुझे समझाती रही। मैंने फिर उनकी बात मानने का फैसला कर लिया। लेकिन दूसरे दिन एक बार मैं प्रिंसिपल साहब से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैंने अपने स्वाभिमान को कुचलने का फैसला किया और सोचा कि प्रिंसिपल साहब से जाकर कहूँ कि वो किसी भी हाल में मेरे घर रिश्ता लेकर आए, या तो फिर मेरी दादी से ही बात कर लें और उनसे थोड़ी मोहलत मांग लें। फिर जब उनकी माँ मान जाएंगी तो बाकी की सारी बातें बाद में देख लेंगे। मैं सारी रात यही सोचती रही कि प्रिंसिपल साहब से बात कैसे करूंगी। उसके बाद जब सुबह मैं स्कूल पहुंची तो उदास हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल साहब आज स्कूल में आए ही नहीं थे। मेरा दिन बहुत खराब गुजरा। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने एक शिक्षक से उनका नंबर लिया और उन्हें फोन किया, परंतु उनका फोन बंद था। उन शिक्षक ने मुझसे कहा कि शायद कोई इमरजेंसी होगी, नहीं तो वो इस तरह से रजा नहीं रखते हैं। मैंने मन ही मन में प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो। दिन जल्दी से गुजर रहे थे। दोबारा मेरी प्रिंसिपल साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई। उनकी जानने वाली एक टीचर थी जो हमेशा मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखा करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। मैंने 1 से 2 मर्तबा उससे पूछने की कोशिश की तो वो बात करते हुए खामोश हो जाया करती थी। तो मैंने भी दोबारा उसे ज्यादा मजबूर नहीं किया और अपने काम में लग गई। मेरे मन में किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं थी। जिस तरह एक लड़की अपनी शादी में खुश रहती है, मैं वैसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। मैं एक ऐसे इंसान की होने जा रही थी जो बीते कल में किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था और अब वो मुझे सिर्फ मजबूरी में अपना रहा था। और एक लड़की के लिए इस एहसास से ज्यादा दुखदायक एहसास कोई और नहीं। दूसरी तरफ मेरी चाची खुशी से पागल हो गई थी। वो बार बार मुझे गले लगाती और मेरा माथा चूमती। मैंने अपनी दादी पर भरोसा रखकर इस रिश्ते को स्वीकार किया था। मेरे ससुराल वाले शुरुआत के दिनों में मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे। वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे।
यहाँ तक कि मुझे पलंग से नीचे तक उतरने नहीं देते थे। मेरे सारे काम भी कर दिया करते थे। वो मुझे यही कहते थे कि तुम आराम करो, तुम हमारी सबसे लाडली बेटी हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सबके बर्ताव में बदलाव आने लगा। मैं अपने पति के अच्छे बर्ताव की आदी थी। जब उनका बर्ताव बदला तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब तो वो पहले की तरह मेरा ध्यान नहीं रखते थे, न पहले की तरह मेरे लिए कोई गिफ्ट लाते थे। अब वो मुझसे नजरें फेरने लगे थे और मेरे साथ बहुत कम वक्त बिताते थे। मेरी मौजूदगी में वो दूसरी लड़कियों से बातें करते थे और उनसे प्यार का इजहार करते थे। जब मैं उनसे शिकायत करती तो वो कहते कि तू समझौते वाली बीवी है, तेरे साथ तो मैंने सिर्फ मजबूरी में शादी की, मुझे तेरे साथ किसी तरह का लगाव नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। जब मेरी सास ने देखा कि मेरे पति का बर्ताव बदल गया है तो उन्होंने भी अपना बर्ताव बदल लिया। पहले मुझे पलंग पर खाना मिलता था, लेकिन अब मुझे पूरे परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता था। घर के सारे काम मैं ही करती थी। मैं ऐसे बर्ताव की आदी नहीं थी जैसा बर्ताव मेरे साथ किया जा रहा था। उन्होंने मुझे आसमान पर ले जाकर जमीन पर फेंक दिया था। मैं बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। जब मैं अपनी दादी से शिकायत करती तो दादी मुझे धीरज रखने को कहती और मेरी चाची मुझे दोबारा अपनाने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। मैं अपने ससुराल में बहुत मुश्किल से जीवन बिता रही थी। मैं रोज ऊपर वाले के आगे रोया करती और इस नर्क से निकलने की प्रार्थना करती। मुझे ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी। मैं जानती थी कि मेरे जीवन में भी कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इस नर्क से बाहर निकालेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे मेरा जीवन भी मुश्किल बनता जा रहा था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे छोटी सी बात पर लड़ाई की। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति मुझे इतनी छोटी सी बात पर डिवोर्स दे देगा और मुझे घर से निकाल देगा। असल बात यह थी कि मैंने उसकी माँ के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। इस पर हम दोनों के बीच तकरार होने लगी और ये कमजोर संबंध हमेशा के लिए टूट गया। मेरी सास ने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही मेरे पैर में चप्पल थी। मैं रास्ते पर बुरी हालत में भटक रही थी कि उस औरत के साथ भिटका गई। तो आपको प्रिंसिपल साहब तो याद होंगे। उस औरत की बात सुनकर मेरे मन में उस सुंदर इंसान का चेहरा घूमने लगा। तब उस औरत ने एक ऐसे राज का खुलासा किया जिसे सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रही। हकीकत में वो औरत बहुत नेक थी और वो चाहती थी कि उसकी बहू भी नेक हो। जब प्रिंसिपल साहब ने मुझसे शादी करने के बारे में बात की तो उन्होंने तय किया कि वो मेरा इम्तिहान लेंगी। अगर मैं उस इम्तिहान में कामयाब हो गई तो वो अपने बेटे की शादी मुझसे करवा देंगी। उन्होंने जानबूझकर एक भिखारी का भेष धारण किया था। वो ये देखना चाहती थी कि सचमुच मैं एक गरीब औरत की मदद करूंगी या नहीं। परंतु मैंने उनकी रोज मदद की और रोज खाने के लिए उन्हें पैसे दिए। जिस दिन मैं उनके आगे बैठकर रो रही थी उसी दिन उन्होंने तय किया था कि वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरे घर जरूर आएंगी। लेकिन उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। यही कारण था कि प्रिंसिपल साहब ने अचानक स्कूल में आना बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी जान पहचान की एक टीचर से खबर भिजवाई थी, लेकिन उस टीचर ने जलन की वजह से मुझे प्रिंसिपल साहब का संदेशा नहीं दिया। उस औरत ने मुझे दिलासा दिया कि तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे नसीब में जितने भी दुख और परेशानी थी उसका अंत आ गया है। अब तेरे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। जब मुझे पता चला कि तेरी शादी ऐसे क्रूर लोगों के यहाँ हो गई है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मुझे अंदाजा था कि ये कमजोर रिश्ता आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। उस औरत ने मुझे बताया कि वो मेरी सास के साथ बात करती रहती थी। आज भी मेरी सास ने उसे फोन करके बताया कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है और वो औरत मुझे लेने आ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरे जैसी कीमती लड़की को वो फिर से खो दे।
मैंने उस औरत से शिकायत की और उसे कहा कि मेरा इम्तिहान लेने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी के कुछ साल बर्बाद कर दिए। वो अफसोस करने लगी और मुझसे कहने लगी कि मुझसे भूल हो गई और मुझे अपनी भूल का पछतावा भी है। मेरा बेटा तुम्हारे बिना एक लम्हा भी खुश नहीं रह पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हें दोबारा अपने सामने देखकर यकीनन खुश हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही खुद को किसी और के हवाले कर दिया था। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं दंग रह गई। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहा था और मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार भी था। उस औरत ने सचमुच अपना कहा हुआ पूरा किया और फिर मेरी प्रिंसिपल साहब के साथ शादी हो गई। उनसे शादी करके मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मुझे मेरा प्रेम मिल गया था। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी संवर गई थी। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।